लेकिन अब होगा नहीं। फिलहाल जो क्लासेस वो है वो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान आप लोगों को वो चीज़ें करवा दूंगा। अच्छा, एक बार जरा मुझे आप सभी लोग बताइए यहाँ पे कि एमपी पीएससी के कितने स्टूडेंट इस समय हैं इसमें, जरा एक बार हैंड राइज करेंगे ताकि आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कौन कौन से स्टूडेंट मेरे। अच्छा, सुरेंद्र सिंह, न्यूटन सर, जगदीश रावत, ओके, 3 2 4, इंदू, ओके, अनुपुरमा, ओके, ठीक है। बाकी मैं 2-3 दिन क्लासेस में आप लोगों को बता दूंगा। एक आप सबके लिए एक नया अपडेट मैं दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप सबको पता है एमपीपीएससी का ये सिलेबस ओपन है, यूनिट नंबर 8 इस समय चल रहा है, और यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत हम लोग अभी प्रश्नों पर बात कर रहे थे, थोड़ा क्वेश्चनों पर बात कर रहे हैं। और उसके बाद औधो विकास है, विकास का मार्ग है, सामाजिक संरचना का विकास है, संस्कृति और विकास है। और उसके बाद 9 में आ जाएगा जनसंख्या और समाज। और उसके बाद मध्य प्रदेश के लेकर सामाजिक जो है परिदृश्य पर बात होगी। ये 3 यूनिट बचा हुआ है। और टोटली यूनिट नंबर जो 10 है ना, ये एक प्रकार से मध्य प्रदेश पर आधारित है, टोटल मध्य प्रदेश पर आधारित है यूनिट नंबर 10। अब सोशोलॉजी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिट नंबर जो हमारे सामने 8 और 9 है, ये थोड़ा सा हम सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अब एग्ज़ाम आप सबको मालूम है कि जो इसका एग्ज़ाम है ये अगस्त में है ना, अगस्त में इसका एग्ज़ाम रखा गया है ना, 2024 को, है ना। और बेसिकली 16 जून से स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट के क्लासेस, सॉरी 16 जून की यूजीसी नेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने एक ही दिन दे देना। हाँ, मेरी बात को पहले एक बार ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आप लोगों की बात और आपकी राय को मैं रखूँगा। तो बेसिकली जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अब यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम हो जाएगा ना, देखो पेपर क्योंकि बेसिकली डिले हो रहा है। कल सुनीता मैडम ने मैंने एक बात बताया था मुझसे, कहा था कि सर अब तो पढ़ने का भी मन नहीं करता है, बेसिकली ये इतना डिले कर रहा है पेपर एमपीपीएससी आयोग ने कि अब चीज़ें जो चीज़ें पहले पढ़े हैं वो चीज़ों भी कहीं ना कहीं स्किप हो जाती है माइंड से, है ना, क्योंकि इतना लंबा समय बन जाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 16 जून के बाद, जैसे यूजीसी का एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आप लोगों का मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका यूनिट नंबर 8। लेकिन आप इस दौरान करेंगे क्या, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आपको मैं एमपी पीएससी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि उनको डेली यूजीसी नेट की और डीएसएसबी की क्लासेस का लिंक मिलेगा। हालांकि सोशल वर्क से सोशोलॉजी से दोनों रिलेट कराएंगे, आपके फायदेमंद का ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो डेली आपको ये क्लासेस आपको मिलेगी, इसे कोई चार्ज वगैरह नहीं कि आपको चार्ज देना पड़ेगा, कोई चार्ज वगैरह नहीं है। आप लोग वो चीज़ क्लास में ज्वाइन रहेंगे, उसका पीडीएफ भी मिलेगा, वीडियो का लिंक भी आपको दिया जाएगा। ये एमपीपीएससी के स्टूडेंट के लिए। लेकिन जैसे ही यूजीसी नेट का एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके दूसरे दिन से आप सभी का एमपीपीएससी का सिलेबस बहुत ही ज़ोर शोर से चलना शुरू हो जाएगा, जैसे हम लोग इस समय यूजीसी नेट का स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये उसी तरीके से एमपीपीएससी का फिर रिदम बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस होगा आपका, लेकिन केवल सिलेबस पर बात नहीं होगी। सिलेबस जो आपकी ये है, ये सिलेबस पर बात नहीं होगा, यूनिट नंबर जैसे 8 पे हम बात नहीं करेंगे। हाँ, इसके अंतर्गत जैसे सामाजिक संरचना है, ये पार्ट आ गया इसमें, तो यूजीसी नेट में सामाजिक संरचना है तो हम इस चीज़ों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसमें सुविधाएं क्या है, बाधाएं क्या है, विकास क्या है, आर्थिक विषमता क्या है, ये सी चीज़ें चलेंगी। तो आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप आसानी से वहाँ पे देख सकते हैं। आधुनिकीकरण मिलेगा, वैश्वीकरण भी मिलेगा आपको, संस्कृति भी आपको मिलेगी आने वाले टाइम में यूजीसी नेट में। जनसंख्या का वृद्धि का सिद्धांत भी मिल जाएगा आप लोगों को, टोटली जनसंख्या पर बेस्ड रहिए, है ना, एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें मिलती रहेंगी आप लोगों को। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ा दिया जाएगा, विकेंद्रीकरण पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी क्लास चलेगी। तो इसलिए मैं आपको यह चीज़ें जो है प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो एमपीपीएससी के स्टूडेंट इस बात से सहमत हैं। कारण यह है कि मैं 1 टू 2 पीएम की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यूजीसी नेट की क्लास चलेगी यहाँ पे। कल से इनके सिलेबस को मैं यहाँ पर कवर करना स्टार्ट करूंगा 1 टू 2 पीएम। बताइए एक बार आप सभी लोग अपनी अपनी भी राय मुझे एक बार प्रस्तुत करें। यही चीज मैं भी बोलना चाह रहा था कब से सर कि आप इस समय शिफ्ट कर दीजिए। और पिछले बार भी सर आपने सिलेबस जो कवर किया था ना, 1 बजे और शाम को 7 बजे 2 टाइम यूजीसी का नेट का क्लास के चलाते थे, कवर हो गया था सर। बिल्कुल। नहीं, मैंने देखा कल सुनीता ने भी इस चीज़ को बोला, तो उस पर मैं पहले विचार नहीं करा, लेकिन सुनीता की बातों से मुझे ऐसा लगा कि बात सत्य भी उन्होंने बोला कि कहा कि सर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हमारा पेपर तो लंबा हो रहा है, अब हम पढ़ते जाएं तो कभी कभी क्या होता है, जब चीज़ें रिदम में नहीं होती तो चीज़ें स्किप होने लगती है
है ना। और आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, जितना अभ्यास करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही वो चीज़ें सीखी जा सकती है ना। और ये साथ किताबी भाषा लिखी गई है। तो मेरे कहने का भाव यही था कि मैं इस क्लास को आज आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर इसको करूंगा स्थगित जब तक जून का एग्ज़ाम नहीं होता, जून 2024 का, ठीक है। फिर आपकी क्लासेस हो जाए। लेकिन एमपीपीएससी वाले बच्चे निश्चिंत रहें, आप सभी की क्लासेस चलेंगी, आप सभी की पीडीएफ, वीडियो लिंक, जो सारी चीज़ें वो टेलीग्राम में रहेंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ आप देखिए, आपके फायदेमंद का है, नुकसान नहीं देगा आपको वो, ठीक है। आप ऐसा भी ना सोचिए कि मैंने अब दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर लिया तो आप वो काम की नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। काम की चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा आप लोग, ठीक है। काम की चीज़ें हैं। तो यूजीसी, ठीक है सर, कर दीजिए। हाँ, हाँ, कल से आपकी क्लासेस रहेगी, ठीक है सुरेंद्र जी। तो कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और यदि आप चाहते हो एमपीपीएससी के स्टूडेंट अगर यूजीसी भी फॉर्म भरना चाहते हो तो भर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार और आप निकालने का प्रयास करें, समय है तो निकाल लीजिएगा। आपका आ जाता है अच्छे कट ऑफ वगैरह पे आ जाता है तो आपको गोल्डन चांस मिल जाएगा, आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मिल जाएगा, जेआरएफ का भी मिल जाएगा, और आपको साथ ही साथ पीएचडी का एडमिशन भी मिल जाएगा। तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी, अच्छा अगर आप कर जाते हो तो, है ना। जी बेसिकली सर। अनुभवी आप लोग तो हो चुके हैं, कुछ बच्चे पास है तभी तो एमपीपीएससी का फॉर्म भरे हैं, जो पास नहीं होगा थोड़ी भरा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। डीएसएसबी की भी क्लासेस आज मैं आप लोगों को जो एक यहाँ पर पीडीएफ ओपन कर रखा हूँ, डीएसएसबी की ये एक लास्ट पीडीएफ, मैं इनके सिलेबस पर भी आज 8:30 बजे बात करूँगा इन बच्चों से भी। डीएसएसबी में भी बेसिकली इनका भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह है नहीं। तो इनकी इन स्टूडेंट के लिए जैसे सोशोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, सोशल वर्क है, 3 सब्जेक्ट से बेसिकली सवाल बनता है डीएसएसबी में। लगभग 95% मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि आपका ये कवर हो चुका है। जो बच गया है इस पीडीएफ में मैंने मेंशन कर रखा, लगभग 46 पेज की पीडीएफ है ये। और भी छोटी मोटी टॉपिक है वो भी मैं कवर करा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस इनकी चलेगी। और साथ ही साथ इन्हीं की क्लासों के समय में ही यूजीसी नेट का भी बेसिकली मेंशन कर दिया जाएगा सिलेबस इनकी क्लासों में भी, ठीक है। तो जैसे इनका नोटिफिकेशन कुछ आएगा तो मैं इनको भी अपडेट करा दूंगा, बाकी चीज़ें चलती ही रहेंगी। क्वेश्चन वगैरह चल ही रहा है, आप सबको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें मिलेंगी आप सबको जो आपके सब्जेक्ट को रिलेट कराएगी। अच्छा, टोटल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं टोटल समाज कार्य के बारे में पढ़ाता हूँ। समाज शास्त्र हो गया, समाज कार्य हो गया, इन्हीं के इर्द गिर्द आप क्लास भी ले रखे हैं, आप इनकी तैयारी भी करते हो। तो जाहिर सी बात है इसका टॉपिक हो सकता है उसमें आ जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाए। और आती भी है, ऐसा तो है कि नहीं आता है, ऐसा है भी नहीं, आपके सिलेबस में मेंशन भी है, वो चीज़ें आती भी रहती हैं, ठीक है। तो आज हम डीएसएसबी में ये सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे, और भी कुछ चीज़ें इसके नीचे मिलेगा आपको, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद कल से आप सबकी क्लासेस जो है यूजीसी नेट की हो जाएगी, ठीक है। अब आप यूजीसी नेट की लगभग 3 घंटे पर डे, 3 से 3.5 घंटे, लगभग 3 से 3.5 4 घंटे कभी कभी हो जाएगा, आप पर डे क्लासेस आप सभी लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा यूजीसी नेट का, और मेन चीज़ों पर हम लोग फोकस भी कर पाएंगे। तो आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग सहमत होंगे। अगर किसी को कोई अपने विचारों को रखना चाहता है तो रख सकता है जी। नेट वाली क्लास सर मुझे ऐड कर देना सर, मैंने आपको हाँ व्हाट्सएप बिल्कुल, पे मैंने मैसेज बोल दिया, किया। अब आपको जगदीश जी यहाँ पर बोल दिया तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, वीडियो पीडीएफ सब कुछ मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मैं करूँगा ना आप सबके लिए। सर एक चीज मेरी बोलनी थी सर, एक्चुअली क्या है कि सर एक टाइम किसी टाइम सर पीवाईक्यू को शिफ्ट कर दीजिए सर, साथ साथ साढ़े में आठ पीवाईक्यू। 8:30 वो करूँगा एक बार। आज 8:30 बजे के बच्चे भी ज्वाइन हो जाए, है ना। अभी यहाँ पर 8:30 बजे के बच्चे बहुत कम ज्वाइन होंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ज्वाइन हो जाने दीजिए, तो वो चीज़ें क्योंकि मैं वहाँ पर बताऊँगा। क्योंकि सर सिलेबस के लिए तो मान लीजिए खत्म भी हो जाता है तब भी आपको प्रैक्टिस, मिड आपको ये लग जाएगा, मई तक आपको खत्म कीजिएगा, तो वो दस बिल्कुल पंद्रह दिन में सर बिल पीवाईक्यू करने में थोड़ा सा मजा नहीं आता सर, तो साथ में भी कराएंगे ना, थोड़ा सा हाँ नहीं, कोई चांसेस मिल जाएगा कराएंगे सर। कराएंगे नहीं रहिए आप, है ना, कराएंगे। इसीलिए तो मैंने सोचा है, इसलिए चीज़ें कदम उठाया है और बेटर करूँगा, है ना। तो अभी बात करने चल रहा था, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस पेपर रह गए, जो है समाज शास्त्र का आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज़ नहीं है मेरी, आवाज़ तो जानी चाहिए, क्लियर नहीं है आवाज़ है क्या, एक बार स्पष्ट करिए प्लीज़। हेलो, एक मिनट, हेलो, आवाज़ तो जानी चाहिए भाई। सर अभी आई थी, बीच में रुक गई थी। आ रही है सर, स्पष्ट आ रही है। जी सर आ रही है। आ रही ना, ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन डीएसएसबी के लिए भी इंपॉर्टेंट सर है जी। जी सर
बोलिए, आवाज सर आ ये रही है। बोल रही थी कि यूजीसी नेट का एक ही दिन पेपर होगा ना, 16 को? हाँ, 16 को नहीं, 16 के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, अभी आपकी डेट आई नहीं है। आपकी डेट हो सकती है 20 की भी हो, 25 जून को भी हो सकता है आपकी डेट जो है 16 को ही मिल जाए, हो सकता है आपको 18 को मिल जाए। अभी डेट आई नहीं है कि सोशल वर्क का पेपर कब है। हाँ सर, मतलब ऑफलाइन है तो एक ही दिन रहेगा ना? अरे तो सोशल वर्क का एक दिन होगा ना, बाकी तो यूजीसी में कई सब्जेक्ट है ना, 83 आसपास है ना सब्जेक्ट, लगभग 87 का तो आसपास। अलग अलग डेट पे होगा सर? हाँ, अलग अलग दिन पे होगा ना सबका पेपर। ओके सर, ओके, हाँ, यही सबका अलग पूछ अलग रही होगा। ठीक है, सोशल वर्क का लेकिन एक दिन होगा, सोशल वर्क का 2 दिन पेपर नहीं होगा, सोशल वर्क का एक ही दिन पेपर होगा। नहीं सर, वही बोल रही थी, सभी का मतलब इतने सब्जेक्ट है ना, तो एक ही दिन तो नहीं होगा, ये पूछ रही थी मैं। नहीं नहीं, एक दिन नहीं हो सकता पेपर, एक दिन नहीं होगा। अरे इतनी सारी जनसंख्या है बाहर, इतनी सारी बच्चे जगह कहाँ बैठेंगे, है ना, एक दिन। ओके सर, थैंक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इस सर चीज जी, सर वो यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर दिया है, उसके लिए फिर क्लास अलग से वो करना पड़ेगा कोर्स? क्यों यूजीसी नेट? अभी मैंने डीएसपी का, आप एमपीपीएससी का क्लास ले रखी हो? नहीं सर, मैंने डीएसएसबी का ज्वाइन किया हुआ है आपसे। हाँ, तो डीएसएसबी की ज्वाइन कर रखा होगा ना आपके लिए, तो आप, हाँ, फिर तो यूजीसी नेट की क्लासेस के लिए देखो, उनकी जो टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी वो नहीं, आपको प्रैक्टिस में वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, है ना, प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, जो डीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और इस सोशल वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो क्लास समाप्त होने के बाद आप मुझसे एक बार बात कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप पुराने बच्चे भी हैं, इसकी थोड़ी सी पेमेंट होगी, पेमेंट करके ही आप क्लास हाँ जी, उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर पाओगे, है ना। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था कि क्वेश्चन पेपर ये आपके सामने ओपन है, और ये पेपर दिसंबर बेसिकली आप देख रहे हैं 2013 का सोशोलॉजी का है। अब देखिए सोशोलॉजी ना यूनिट नंबर सेकंड में आपको यूजीसी नेट में मिलेगा, डीएसएसबी में ऑलरेडी है, साथ ही साथ एमपी सेट में ये चीज़ें मिल जाएंगी, एमपीपीएससी का तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उनका पेपर ही है एक प्रकार से। तो सवाल आपके सामने 42 नंबर का, 41 तक मैं करवा चुका हूँ, 42 ये कहता है आपसे कि किस प्रकार के नारी अधिकारवादी, अच्छा देखिए इसका प्लेलिस्ट आपके ग्रुप में होगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरी वीडियो भी मिल जाएगी 41 के क्वेश्चन उधर की भी, ठीक है, वीडियोज में मिल जाएगी। तो किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचारधारा को स्वीकार करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं। तो ये बात देखिए कहाँ पर है कि पुरुषों की प्रधानता और नारी की गौणता, मतलब प्रथम पहले कंडीशन पे यहाँ पे क्या रखा राज्य ने, नारी अधिकारवादी पर विचार के आधार पर इसने जब स्वीकार किया कि पुरुष प्रधान है, द्वितीय पार्ट पे नारी को रखा, और इसके निर्माण के लिए पुरुषों के द्वारा निर्मित ये संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं एक प्रकार का। तो यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? उदारवादी नारी अधिकारवादी के अंतर्गत आता है, उग्र नारी अधिकारवादी के अंतर्गत आता है, मार्क्सवादी नारी अधिकारवाद के अंतर्गत आता है, पर्यावरणीय नारी अधिकारवादी के अंतर्गत आता है। किस ऑप्शन को आप यहाँ पे प्राथमिकता देना उचित समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 42। सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए या सी, वैसे ए आना चाहिए सर। नहीं सर, एक जवाब बताएंगे तो मुझे खुशी होगी, एक जवाब। सर ऑप्शन ए। सर ए सर। ए, ओके, यहाँ अगर आपने अपने किसी भी तर्क के आधार पर अगर सोचा है ए ऑप्शन को कि उदारवादी नारी अधिकारवादी को लेकर, इस उदारवादी नारी अधिकार के अंतर्गत पुरुष की प्रधानता को लेकर जिक्र किया गया था, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उसमें कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो गौणता, गौण का मतलब होता है द्वितीयक, है ना, सहायक के रूप में अगर हम बात करते हैं तो सहायक भी जाना जाता है, द्वितीयक भी जाना जाता है, इसको गौड़ या सेकेंडरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उस कंडीशन में रखा गया कि निर्माण जो है उसके लिए पुरुषों द्वारा निर्मित, यानी नारी की जो भूमिका रही वो द्वितीयक रही, और इसके निर्माण में पुरुषों के द्वारा निर्मित की गई संरचनाएं संस्थाएं, और वो पार्ट बनता है उदारवादी नारी अधिकारवादी के अंतर्गत। और सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर पहला ही है, गलत नहीं है यहाँ पे। अब थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा, इस चीज को समझने का प्रयास करिएगा आप सभी लोग। देखिए महिलावाद यानी नारीवाद की मोटे तौर पर 3 रूप से व्याख्या की गई है, यथा उदारवाद, मार्क्सवादी और रेडिकल। रेडिकल मतलब उपचारात्मक चीजें को भी शामिल किया गया है। उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार कहा गया कि लिंग असमानता यानी जेंडर की इनइक्वालिटी की बात हो रही है, यानी असमानता। अच्छा, अगर असमानता है तो तभी तो पुरुष प्रधान है, नारी गौण है, असमानता का ही रीजन रहा है।
और देखिए ये मैं आपको बता दूं, अगर उदारवादी कोई पूछ भी लेता है ना, उदारवादी, तो आपका दिमाग ऐसे में ही क्लिक करना चाहिए कि उदारवादी नारीवाद में पुरुषों की प्रधानता की बात हो रही है, महिलाओं की द्वितीयक यानी सेकंड के रूप में या पीछे के रूप में रखने की बात हो रही है। तो उदारवादी नारीवाद एक व्यक्तिवादी किस्म का नारीवाद है, जिसमें औरतें समझती हैं कि वह अपनी सोच और कर्तव्य से समानता पा सकती हैं, ये ऐसा सोचती हैं महिलाएं। और यह रीजन बेसिकली द्वितीयक या गौड़ का निर्माण करता है। यहाँ पर सवाल के केवल समझना अत्यंत बन जाता है यहाँ पर आपके आधार पे। और अच्छा देखिए इसमें है क्या चीज़, इसमें ये भी है कि जब आपने कहा कि जेंडर असमानता मुख्यतः सामाजिकरण का परिणाम है, जो पुरुषों और स्त्रियों के संबंध में व्यक्तियों के विकृति मतलब डिसऑर्डर होता है एक प्रकार से, या हानिकारक विचारकों को उत्पन्न करता है, तो इसके साथ साथ कुछ सांस्कृतिक प्रथाएं भी हैं जो लैंगिक असमानता के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, और इसी कंडीशन में नारीवाद शब्द आ जाता है ना। तो समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए जिन सामाजिक आंदोलनों को संचालित किया जाता है उसे हम नारीवाद कहते हैं। अब अगर सवाल उदारवादी नारी अधिकारवादी की बात करें तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ये बात रख सकते हो कि उदारवादी परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग कि जेंडर असमानता मुख्यतः समाजीकरण का परिणाम है, जो पुरुषों और स्त्रियों के संबंध में व्यक्तियों की हानिकारक विचारकों को उत्पन्न करता है। आपने कहा कि पुरुष ये काम कर लेगा, महिला ये काम नहीं कर पाएगी, आप कहीं ना कहीं उदारवादी चीज़ें सामने आ गई। ठीक है, तो इस संबंध में इसको जाना गया। और इसके कई टाइप भी हैं, एक उदारवादी नारीवाद है, एक समाजवादी मार्क्सवादी नारीवाद है, उग्र नारीवाद है, उत्तर आधुनिक नारीवाद है, पर्यावरणीय नारीवाद है, अश्वेत नारीवाद है, सांस्कृतिक नारीवाद है, कई टाइप है। उन सभी प्रकारों को इसमें रख दिया है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोगों को बता दूं, है ना, बता दीजिए एक बार, बता दो एक एक लाइन में, या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, जैसा कहोगे। बता दीजिए। चलिए अब देखिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, केवल कीवर्ड अगर आप समझेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, समझो। क्योंकि एग्जाम में जब भी सवाल बनेगा ना तो यही कीवर्ड्स को ही हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम वो चीज़ें थोड़ी ना याद करके रख पाते हैं सारी चीज़ें। तो एक तो साफ शब्दों में कहा गया उदार नारीवाद में स्पष्ट था कि यहाँ पे कहा गया कि राज्य जो है पुरुषों की प्रधानता और नारी की गौरता के निर्माण के लिए पुरुषों के द्वारा निर्मित जो संरचनाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वो उदारवादी नारीवाद कहलाता है। ठीक है, समाज में महिलाओं का अपना प्रतिनिधित्व करने के कई अवसर प्रदान किए जाते हैं, ये बात भी सत्य है। ठीक है, जिसमें समाज में महिलाओं की समानता प्रदान की जा सके, इस तरीके की बात होती है। तो वह एक पार्ट बनता है पहला। दूसरा बनता है मार्क्सवादी। बात को समझिएगा, मार्क्सवादी नारीवाद के अंतर्गत क्या आता है मैं आपको बता दूं, इसी को समाजवादी भी कहा जाता है। बता दूं आपको कि महिलाओं के साथ होने वाले जो सामाजिक भेदभाव होता है ना, उस सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए हर संभव का प्रयास करेगा ये मार्क्सवादी। पहली बात तो सवाल प्रश्न में बन जाता है, जैसे मैंने कहा कि बताइए किस प्रकार के नारी अधिकारवादी के विचार को स्वीकार करता है, और सवाल लिखा रहे कि महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकने के हर संभव का प्रयास करेगा, तो नीचे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो उस जगह फिर आपका ऑप्शन या तो समाजवादी लिखा है तो समाजवादी सत्य होगा, और नहीं अगर समाजवादी लिखा है तो उसकी जगह अगर मार्क्सवादी अधिकारवादी लिखा है तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक उग्र होता है। उग्र को बेसिकली क्या बोला जाता है, रेडिकल बोला जाता है उग्र को। ठीक है, उग्र को क्या बोला जाता है, रेडिकल बोला जाता है। रेडिकल फेमिनिज्म मतलब एक प्रकार से नारीवाद होता है। उग्र नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है ना जिसमें महिलाओं की समस्या को देश की सरकार और समाज के समक्ष रखा जाता है। मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि महिलाओं की जो जितनी भी समस्या रहेगी वो आपको समाज और सरकार के समक्ष रखना पड़ेगा। ठीक है, उग्रवादी नारीवाद के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक रूप से अगर देखा जाए तो महिलाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया जाता है। इसके प्रकार के अंतर्गत उनको मोटिवेट किया जाता है, जिसमें महिलाएं न केवल घर में बल्कि घर से बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लग जाती हैं इस कंडीशन में। ठीक है, और ये धारणा कब प्रचलित हुई थी, तो सन 1960 का दशक था, और 1960 के दशक में ये धारा उग्रवादी नारीवाद जो है प्रचलित हो गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जहाँ चीज़ें समझ में ना आए प्लीज़ आप हमसे पूछिएगा, है ना, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक है, जून में है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी चीज़ें अच्छे से वो चीज़ें माइंड में रखते जाइए एक तरीके से, है ना, सीक्वेंस से। उसके बाद आता है उत्तरवादी। जैसा कि आप सबको मालूम है, उत्तरवादी आधुनिक आप कह लीजिए या उत्तर आधुनिक नारीवाद कह लीजिए,
इसको इस नाम से जाना जाता है। इसको पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाता है एक प्रकार से। तो सिंपल सी मैं बात करूँ आपको, सीधा आप लिख लीजिए उत्तर आधुनिक, है ना, आधुनिक अधिकारवादी कह लीजिए या नारीवादी के लिए, बात दोनों एक ही होता है, ठीक है, या नारीवाद कह लीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये इसमें ना वर्तमान समय मतलब आज के समय में देखो, आधुनिक चीज, आधुनिक जहां लिखा रहे ना, आपका दिमाग तुरंत क्लिक होना चाहिए कि आज जो चल रहा है। आधुनिक का मतलब सिंपल सी बात है कि जो वर्तमान के लेवल या वर्तमान के स्तर पर जो क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं को हमें क्या करना, इवेल्युएट करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसी के आधार पर जो प्रश्न में दिया है हमें वही सोचना है। अब मैंने कहा उत्तर आधुनिक नारीवाद, तो आपको सोचना किस तरीके से, आज के समय में ना महिलाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है, ये बात आप जानते हो। इसी कारण कि बस मैं आपसे बात करूँ, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे DSSB हो, MP सेट हो या MPPSC हो, उन सभी में महिलाएं बहुत मुख्य हो जाती हैं, क्योंकि उनसे प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। रीज़न यही रहा, एक प्रकार से आप ऐसा सोच सकते हो। तो ये वर्तमान के समय में चल रहा है कि वर्तमान समय में महिलाओं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महिलाओं की स्थिति को दर्शाया जाता है। और इस व्यवस्था में महिलाओं को प्रदान किए गए जो अधिकार है उसको क्या किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद में महिलाओं के जीवन में ना पुरुषों के हस्तक्षेप करने पर रोक लगा दी गई। जैसे पुरुष कहता है भाई मैं नहीं, वहां पे तुम्हें नहीं जाना है। आज के समय में देख रहे हो, आज के समय में पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं को रोक देते हैं, आप ये जॉब नहीं करोगी, आप यहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, बहुत पढ़ाई कर रखा है आपने, अब ज़्यादा पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकलना, रात हो गई, अब अंदर घर में रहना है, ठीक है, एक बाउंडेशन बन जाता है ना। कुछ लोग जागरूक हैं, कुछ लोग जागरूक हैं, तो उस आधार पर कार्य भी कर रहे हैं। तो बेसिकली उत्तर आधुनिक नारीवाद के अंतर्गत इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा ना उत्तर आधुनिक नारीवाद में महिलाओं के जीवन में ना रुकावट पैदा होने वाली जो प्राचीन परंपराएं हैं या जो रूढ़िवाद मान्यता है, उसको एक नई आधुनिक संज्ञा प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में, जिससे महिलाओं का जीवन सफल हो सके, उस प्रक्रिया में ये उत्तरवादी नारीवाद की भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, ये मैंने 7 लिख दिया यहाँ पे, क्यों भाई इतना जल्दी 7 पे आ गया मैं? 41 वाला था सर। 4, ये 4 नंबर का था ना, 4 नंबर का था। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आ जाता है आपका पर्यावरणीय। अच्छा, पर्यावरण का मतलब आप सबको मालूम होगा, जिससे इको का नाम समझा, आप लोग सुनते होंगे, परिस्थिति जिसको बोलते हैं, इको यानी पर्यावरणीय। अब समझिए, पर्यावरणीय नारीवाद एक ऐसी व्यवस्था है, समझिए बात को। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक रूप से महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाता है, ये बात सही है। प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से प्रश्न परीक्षा में बन जाए कि बताइए किस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचारधारा को स्वीकार करता है, ठीक है, कि प्राकृतिक रूप से महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाए। तो आप सीधा बताइएगा ना, प्राकृतिक मेंशन कर दिया, प्राकृतिक मेंशन किया, प्राकृतिक का मतलब पर्यावरण। तो आप देखिएगा उस क्वेश्चन में आपको जब मिल जाता है यहाँ पर पर्यावरणीय, तो वहाँ पे आप पर्यावरणीय का ऑप्शन का चुनाव कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन यहाँ पे लिखा बनाया गया है। अब इसमें कोई भी पॉइंट नोट कर सकता है इसके अंतर्गत, जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके अंतर्गत आप क्या समझेंगे, आप महिलाओं के प्रति ना एक ऐसा माहौल जिसका प्रभाव महिलाओं के जीवन पर पड़ता है। अनेकों प्राकृतिक संस्थान और द्वारा समाज के नारी स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, और ये बात सत्य है, और ये कहीं ना कहीं पर्यावरणीय जो है नारीवाद के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आपका आता है 6, अश्वेत होता है। अश्वेत का मतलब इसको बोला जाता है ब्लैक। अश्वेत, श्वेत का मतलब व्हाइट होता है, व्हाइट का मतलब सफ़ेद, अश्वेत का मतलब ब्लैक हो गया। तो अश्वेत नारीवाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में ऑप्शन में ये भी आता रहता है। तो अश्वेत नारीवाद के अंतर्गत ना काले गोरे के भेद को सामाजिक रूप से समाप्त करना, समझ रहे हो ना मेरी बात को। काले गोरे को क्या करना है, भेद जो है वो समाप्त कर देना। विश्व भर में तरह तरह के महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, जैसा कि आपको सबको मालूम है, जिसके कारण महिलाओं का जीवन जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होता है, जिससे नारियों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाता है। अश्वेत नारीवाद रंग भेद को सामाजिक रूप से दर्शाने का कार्य भी करता है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक नारीवाद के अगर बारे में हम बात करते हैं, तो आप सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा, जब कहीं गोरे काले शब्द लिखा भेदभाव को लेकर और वहाँ पर समाप्त करने की बात करें, तो आप सीधा सीधा सोचिएगा अश्वेत नारीवाद का ये रिलेट करा रहा है। एक आता है सांस्कृतिक नारीवाद, समझने का प्रयास करिएगा। ये भी देखिए, सांस्कृतिक नारीवाद वह सिद्धांत है जिसमें महिलाओं को सामान्य वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इसके अंतर्गत ना सांस्कृतिक सापेक्षवाद की सहायता से ना जो वर्ग है, जो विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं, उन वर्गों की महिलाओं की समस्याओं का विश्लेषण करके उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो सांस्कृतिक नारीवाद उन सभी समस्याओं को दर्शाने का काम करता है जिसमें ना महिलाओं का जीवन प्राचीन संस्कृति के कारण प्रभावित हुआ है ना। प्राचीन समय, अब आप जानते भी हैं अच्छे तरीके से, कुछ गांव अभी भी जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं जो लोग, उनके यहाँ प्राचीन परंपराएं वगैरह चलती रहती हैं, बहुत पुरानी, कई पीढ़ी पुरानी परंपराएं जो है चलती रहती हैं,
ठीक है, तो ये कह सकते हो कि महिलाओं का जीवन प्राचीन संस्कृति के कारण क्या हुआ यहाँ पर प्रभावित है, तो ये भी एक प्रकार से भूमिका अपना निभा देता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है कुछ टाइप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न के आप सही तरीके से समझ गए होंगे। जब पुरुष और प्रधानता नारी गौरता की बात होगी तो आप यहाँ पे कह सकते हो आप लोग कि उदारवादी नारीवाद को रिलेट कराता है। बाकी तो मैंने ये सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? ये आपके सामने सवाल दिया गया है, प्लीज एक बार इसका जवाब दीजिएगा मुझे। सर सी सहकारी संघर्ष। सी सर। चलिए एक बार देखते हैं सी को भी। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। अभी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? लिंक कर रही सर, आ रही जा रही। अच्छा, अब दिख रहा है? जी सर। हाँ चलिए अब बताइए जवाब। इस सवाल में पूछा क्या गया? इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकास जो है गांधी वादी पथ का भाग नहीं है? ये हमारे सामने सवाल है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ ना ये पार्ट जो है गांधीवादी पथ से संबंधित है, और गांधीवादी पथ में देखो एक सामाजिक नैतिकता की बात मैं करता हूं तो ये शब्द को आप क्या करोगे? कहोगे यस है, ये तो है, यही कहोगे ना। दूसरी बात अगर मैं कहूं अहिंसा के लेकर बात करता हूं तो भी आप कहोगे यस है। अब बचा आपके पास दो ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बचे हैं? दो ऑप्शन। दो ऑप्शन सी डी। ओके, तो मैं आपसे कहूं रचनात्मक कार्य, मैं किसको जोड़ता हूं? रचनात्मक कार्य। देखिए रचनात्मक कार्य भी अगर मैं आपसे जिक्र करता हूं तो इसका मतलब है कि रचनात्मक कार्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, मतलब रचनात्मक कार्य से हमारे दिमाग की जो क्रिएटिव शक्तियां हैं उसका विकास होता है, जो हमारी सोच और अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है। तो गांधीवादी पथ का भाग बेसिकली रचनात्मक कार्य है, रचनात्मक कार्य है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका जो पॉइंट यहाँ पे बनेगा वो पहला ऑप्शन भी बन गया, दूसरा ऑप्शन भी बन गया और यहाँ पे चौथा भी बन गया। लेकिन जो सहकारी संघर्ष है, ठीक है, सहकारी संघर्ष जो है ना, ये गांधीवादी पथ बेसिकली मेंशन नहीं है। ये तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया है जहाँ पे भारत की सहकारिता का एक आंदोलन का पार्ट होता है। एक ऐसी सीमा जिस तक व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने की बात की जाती है। और जैसे सामाजिक नैतिकता की अहिंसा या रचनात्मक कार्य होता है तो ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं करता, ये पूरी टोटली एक समाज की बात करने लगता है ना, उन सभी समाजों के परिवर्तन करने की बात करता है ना। तो वह सीमा जिस पर व्यक्ति दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है, दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना। बात समझ रहे हैं ना? बताइए प्लीज। जी सर। हाँ, तो इस संबंध में हम जो है इनको देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में जो है सहकारी संघर्ष के रूप में, है ना। इस संबंध में हमारा जो है हम सबको ये देखने को मिलता है, और मैं चाहूँगा कि भी इसके बारे में आप सभी लोग ध्यान भी रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपने नाम सुना होगा निकोलसन का नाम, श्री फ्रेडरिक निकोलसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने निकोलसन महोदय ने सहकारी आंदोलन की प्रेरणा माना था, या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि शुरुआत इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन ठीक है, आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, ये बात ध्यान रखिए। बाकी गांधी जी के अंतर्गत ये तीनों शब्द आ जाते हैं, केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है ये सही नहीं है, यही गलत है, सी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना समानुपात शहरी क्षेत्रों में रहता है? बताइए। अच्छा सवाल है सर 1/3। ओके, 1/4 भी हो सकता सर, 1/3 1/4 भाग रहता है सर ए।
अच्छा, अपने अपने विचार आप लोग प्रकट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि सर ग्रामीण जनसंख्या 70% गांव में निवास करती है, तो 30% सर शहरी निवास में है सर। तो बोल सकते सर एक तिहाई। बिल्कुल, अगर आपने ये विचार सोचा है अपने मस्तिष्क के माध्यम से, तो बहुत बढ़िया सोचा है। आप अच्छा सोच रहे हो इस सवाल के आधार पे, बहुत बढ़िया। तो 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर आप गांव के बारे में 70% सोचते हो, तो यहाँ पे आप 30% शहर को सोच सकते हो। तो उस आधार पे इन्होंने इस सवाल को कहा कि एक तिहाई भाग, और बिल्कुल करेक्ट जवाब, एक तिहाई भाग शहरी क्षेत्र में था। 2011 की जनगणना में लगभग 27% जनसंख्या शहर में निवास करती है। कहीं कहीं डेटा मिलता है 30 से 35%, कहीं कहीं एक अनुमानित सीमा प्रदान की जाती है, 30 से 35, तो कहीं कहीं मिलता है 27%, लेकिन अरोड़ा आसफ की किताब NCERT किताब है, उसमें 27% मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसके अंतर्गत, तो वहाँ प्रक्रिया में यहाँ जब जिक्र होता है, तो आप अक्सर उपलब्धता, शिक्षा, अच्छा जीवन जीने की इच्छा लोगों को शहरों की ओर क्या कर देती है, आकर्षित कर देती है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया के आधार पर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जनसंख्या को काउंट नहीं किया जाता कि भाई जो बढ़े हैं, जो लोग आए हैं, फिर तो अपने गांव चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि भारत की जनसंख्या का कितना समानुपात जो है शहरी क्षेत्र में रहता है, तो वो बेसिकली एक अनुपात बताया गया कि 1/3 भाग रहता है। और ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर, बी वाला। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? बी? सर बी वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आपसे पूछ ले ग्रामीण क्षेत्र में, सवाल यही रहेगा, केवल कहते हैं जनसंख्या कितना समानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, तब क्या बताओगे? कितने परसेंट बताओगे? यहाँ परसेंटेज रहेगा सर 70%। 70%, वही पूछ रहा था। बिल्कुल 68 से 70%। हाँ हाँ, आप बिल्कुल यहाँ पे ये भी कह सकते हो 68.8 से लेकर आप 70% के बीच में रख सकते हो। डेटा आगे आगे, आगे पीछे हो जाता है, बट जैसे इस तरीके के सवालों में ना बड़ा आसान होता है सॉल्व करना भी परीक्षा में, है। भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा क्षेत्र है जिसकी GDP, अरे भाई बहुत बढ़िया, सर्वाधिक योगदान करता है? बड़ा अच्छा सवाल है, प्लीज बताइए। सर डी। सर कृषि। आप वैसे सर सभी आ जाएगा इसमें, सभी डी वाला ऑप्शन है। सर ए ऑप्शन। सर ए। सेवा सर, सेवा सेवा। देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं, सेवा नहीं होगा, मैं सेवा, अच्छा अच्छा हो सकता भी है, मे बी, चलिए कोई बात नहीं। और भी लोग? सर इसका सभी का अलग अलग परसेंटेज है सर। कृषि का अलग है, सेवा का अलग है, और उद्योग का अलग है सर। हाँ, पर अर्थव्यवस्था के आधार पे अगर देखा जाए तो सर सी वाला उद्योग ही हो सकता है। वैसे फिर भी एक बार हम देखते हैं, देखो क्वेश्चंस के आधार पर फिर से पढ़ते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भारतीय जो है अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उसकी GDP में सर्वाधिक है। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, काफी क्लियर। कृषि सर, कृषि यूं कृषि भी हो सकता है सर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अब देखिए बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, तो इसने पूछा ना कि GDP का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को मिलता है अर्थव्यवस्था में जो है, वो बेसिकली सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो बताइए किस क्षेत्र को मिलता है। तो वो क्षेत्र सेवा का होगा, वो क्षेत्र जो होगा सेवा का होगा। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान सुनिएगा, देखिए जो सेवा क्षेत्र है वो बेसिकली तृतीय क्षेत्र को रिलेट कराता है, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र को रिलेट कराता है। ध्यान सुनिएगा, परीक्षा में बनेगा ये भी सवाल है ना, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आ सकता है, तो वो सेवा आती है। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं, तो 3 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तीसरा स्तर है ये। उत्पादन और उत्पाद के बजाय अगर हम बात करते हैं, तो यह क्षेत्र सेवाओं के रखरखाव और मरम्मत, प्रशिक्षण, परामर्श का उत्पादन करता है। सेवा क्षेत्र के नौकरियों में के एग्जाम्पल के आधार पर बात करें तो गृह व्यवस्था हो गया, यात्रा हो गया, नर्सिंग हो गया, शिक्षण हो गया, ये सब शामिल है। सेवा क्षेत्र ना भारत की सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र जो है भारत की सबसे बड़ी क्षेत्र मानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेवा क्षेत्र में कहीं कहीं लगभग योगदान अगर हमें देखने को मिलता है, तो वो मिलता है 54%।
कितना? 54%। अब अगर मैं बात करता हूँ इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे आप ये भी कह सकते हो जो तकनीशियन है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या अन्य जो सेवा प्रदायक क्षेत्र होते हैं, वो चीज़ें इसमें सेवा के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। यानी आप समझ लीजिए कि जो है आपका रोजगार वगैरह सारी इसमें शामिल हो जाता है सारा। अब बात आती है कृषि वाला। देखिए, कृषि क्षेत्रों में मुख्य रूप से फसल उगाने, जानवरों को पालने और खेत क्षेत्र या अन्य प्राकृतिक आवासों में मछली और अन्य जानवरों का पालन करने वाले, ठीक है, जानवरों का पालन करने वाले प्रतिष्ठान शामिल होते हैं। प्रतिष्ठान शामिल होते हैं, जैसे कोई चीज़ आप ये कह लीजिए कि आयोजन, कोई कार्यक्रम वगैरह, उसको शामिल करता है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तो है, लेकिन भारत के जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 18%, कितना? 18%, और देश के 50%, और देश के, देखिए जीडीपी का 18% और देश के 50% कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है ये कृषि वाला क्षेत्र। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल, चावल, गेहूं, मसाला और मसाला उत्पाद का क्षेत्र माना जाता है। इस प्रक्रिया में हम जो है कृषि को शामिल करते हैं, ठीक है। विनिर्माण के क्षेत्र में नए उद्योग या नए उत्पादों में यांत्रिक, भौतिक, रासायनिक पदार्थों की घटकों को रासायनिक परिवर्तन में लगे प्रतिष्ठान को शामिल कर देना, वो कहीं ना कहीं उद्योगों को शामिल कर देता है ना, वो उद्योगों को शामिल कर देता है। तो पहले नंबर पे आप रखेंगे सेवा को, ना कि कृषि। और ये प्रश्न बच्चे गलत करके आते हैं, सोचते हैं कृषि प्रथम होगा, नहीं, सेवा प्रथम, ठीक है। याद रहेगा, एक बार स्पष्ट करेंगे तो फिर मैं अगला सवाल लूंगा। जी सर। भूलना नहीं है। तो एक सवाल पूछता हूं, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता है? सेवा क्षेत्र से। बिल्कुल सही जवाब, सेवा क्षेत्र से आता है। बिल्कुल, सवाल पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, बीमा, अचल संपत्ति, व्यावसायिक सेवाएं। मैंने शायद इसका टॉपिक भी करवा दिया है, मुझे याद आ रहा है। मैंने रेस्तरां पूछा था, शायद किसी बच्चे ने जवाब दिया था वहाँ पे रेस्तरां के बारे में, मैंने शायद करवा दिया है ये टॉपिक, है ना। फिर भी याद रखा करो आप लोग, है ना, नहीं याद रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक और मज़ेदार सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और तथ्यों से भरा सवाल। यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा भाई। और इस प्रकार के निम्न एजेंसियों में से किसने बल दिया है? यूएनडीपी, विश्व बैंक, IMF, ये WTO, बताइए। यूएनडीपी सर। ऑप्शन नहीं। अच्छा जी, यानी अच्छा ये नकल वगैरह मार्क तो जवाब नहीं दे रहे हो ना आप लोग, कहीं से देख के तो? नो नहीं। सर, इसमें वो 3 आयाम दिए ना। अच्छा जी, मुझे लग रहा है जैसे कि भाई तुम लोग जवाब तो दिए बढ़िया, मैंने सोचा कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे आपने देखा कि विकास का सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ है तो खतरे में पड़ जाएगा। तो इसमें एजेंसी में किसने जो है बल दिया है? तो आपने जो जवाब अभी मुझे बताया है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, इसी ने कहा है कि यदि विकास सामाजिक लिंग संवेदनशील नहीं हुआ ना तो खतरे में पड़ जाएगा। और इन पर यूएनडीपी ने विशेष बल दिया, कहा कि लिंग समानता को बढ़ावा दिया जाए, जिससे महिलाएं और पुरुष के अधिकारों के बीच का जो अंतर है ना, उन अंतरों को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, है कि नहीं? ये बातें बेसिकली इसके अंतर्गत कही गई थी यूएनडीपी। तो यूएनडीपी का जब नाम आए और साथ में लिखा हो संवेदनशील, बिल्कुल, तो आपको सोचना पड़ेगा, वह ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं, यह गरीबी कम करने के लिए कार्य करता है, उसका विकास करता है, मतलब गरीबी का विकास नहीं, गरीबी कम करने के लिए विकास करता है, ठीक है। प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का नेटवर्क है, जो न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे मुख्यालय है? न्यूयॉर्क। स्थापना कब हुई? 1946 में सर। नो, यूनेस्को वगैरह तो नहीं सोच रहे हो क्या आप? हाँ सर, यूएनडीपी 1965। 1965 सर। हाँ,
22 नवंबर 1965 है ना। देखो ये सब आप लोगों ने सुना है, कई बार याद रहता है, थोड़ा सा जैसे आप देखते हैं तब याद हो जाता है, बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो चीज़ आपको क्लिक तो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल अपने तरफ से आप एक्टिव रहेंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो है विश्व बैंक के बारे में, विश्व बैंक के बारे में। हालांकि आपका ऑप्शन सही था वो पहला वाला, लेकिन विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक ना पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। विश्व बैंक का मतलब हो गया ऋण देना, ऋण प्रदान करता है, करके ना युद्ध से तबाह देशों का क्या करेगा? समर्थन करेगा। जैसे अभी अब मैं आपसे बात करूं, आरबीआई सर, यूक्रेन जी, आरबीआई सर, आरबीआई, विश्व हाँ बैंक हाँ ना। हाँ 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 बिल्कुल, वो तो भूमिका तो है ही है। तो विश्व बैंक ना पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करके ना युद्ध से तबाह देशों का समर्थन करता है ना। इसमें मैं आपको बता दूं, विश्व बैंक के वित्तीय संसाधन गरीब देशों को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा, गरीबी को कम करने की बात करेगा, बेहतर जीवन स्तर को हासिल करने में मदद करता है। इस तरीके की चीज़ें जो है बेसिकली अपनी ये भूमिका निभाता है। मुख्य उद्देश्य इसका ना बेसिकली संयुक्त राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना ही बेसिकली इसका मोटो माना जाता है। विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक इसको बोला जाता है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार ये सवाल के रूप में रिपीट भी हुआ है ना। विश्व बैंक का गठन बेसिकली ब्रेटन वुड्स समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ब्रेटन वुड्स। अच्छा, किसी एक बच्चा डीएसएसबी में भाई एक मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था बच्चे ने कि शायद उनको कुछ समझ नहीं आया था। 16वीं 17वीं शताब्दी में मैंने कुछ नाम लिखा था वहाँ पे, बेसन डी पॉल का नाम। वो स्टूडेंट है क्या इस क्लास में अभी जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था? कन्फ्यूज़न था उनको, बताएं। चलो नहीं है तो ब्रेटन वुड्स समिति के द्वारा अगर मैं बात करता हूँ तो ये समिति बेसिकली जिसकी बैठक हुई थी सन 1944 में, ठीक है, 1944 में। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक का गठन जो है ब्रेटन वुड्स समिति के द्वारा किया गया, जिसकी बैठक हुई थी 1944 में। अब अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस संगठन के अंतर्गत ना अधिक विषय पर भी बातचीत की गई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, WTO जिसको बोलते हो आप लोग, वो हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन हो गया, ट्रेड बैंक हो गया, ये सारे जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अच्छा, कोई बताएगा मुझे विश्व बैंक का काम क्या होता है? प्लीज बताइए, विश्व बैंक का काम बताइए, जरा कार्य बताइए प्लीज। यूजीसी सर ऋण देना सर। ऋण प्रदान करता है सर ये। चलो ठीक है, ऋण देकर मदद करता है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। और कुछ बताओ। और डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं रहती हैं उनके लिए फंड भी प्रोवाइड करता है। योजनाओं के लिए फंड देना, ठीक है, योजना ना करके परियोजना कहो, प्रोजेक्ट कहो तो ठीक है। हाँ सॉरी सर, परियोजना। हाँ, ठीक है। और कुछ? बस, चलो बढ़िया है, बढ़िया है। देखो अब इसमें इस तरीके के सवाल पूछता है ना कि भाई विश्व बैंक के बारे में आप थोड़ी सी विचारों करें। तो जैसे आप लोगों में से किसी बच्चे ने कहा भी कि ऋण देकर मदद करता है, ठीक है। किसी ने ये भी कहा कि भाई बैंक, विश्व बैंक जो सदस्य देशों को उनकी किसी भी परियोजना के लिए आर्थिक और मौद्रिक तकनीकी सलाह भी प्रदान कर देता है, ये भी आपने बोला, ठीक है। आर्थिक सुधार को बेसिकली क्या करता है? ये शुरू करता है। जो अविकसित देश, सर एक ये डेटा भी, रिपोर्ट भी जारी करता है ना सर, एक ये अभी जारी किया था भोपाल, ये अपने इंडिया का प्रतिशत के विकासशील देश से जो तमगा हटा दिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, है ना। अनुभव प्रदान करने के साथ साथ ना ये बैंक के संसाधन गरीबी देश और आर्थिक वृद्धि बढ़ाना, गरीबी कम करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाने मदद करना, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करेगा। अविकसित देशों में विकास ऋण देकर प्रदान करना, ठीक है, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, सिंचाई, शिक्षा आदि के लिए ऋण प्रदान करना, इस तरीके की भी काम कर देता है ये, ठीक है। उद्योग के विकास को मोटिवेट कर देता है ये, इस तरीके का कार्य जो है इसका है, जो विश्व बैंक का, है ना। और बेसिकली ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहता है जो निवेश समर्थक हो, साथ ही ना यह गरीबी को कम करके एक प्रकार से स्थिरता में सुधार करने की बात करता है, सतत विकास हासिल करने की दिशा में काम करता है। ये उन सदस्य देशों की नौकरियों और व्यापार का अवसर बढ़ावा देने की बात करता है। ये सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे देगा। ये पॉइंट ध्यान रखिए क्योंकि ये पॉइंट से ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना, इस कंडीशन में। आगे बात करते हैं, एक और आता है नाम IMF, ये जानती है क्या है IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सर इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, मुद्रा स्थिति क्या बोलते सर? IMF अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सर। हाँ, वैश्विक
मौद्रिक सहयोग या आप वैश्विक मौद्रिक कोष भी कह सकते हो। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये वैश्विक लेवल पर मौद्रिक का मतलब होता है फंड वगैरह, मनी वगैरह से संबंधित है। तो सहयोग देगा और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे देगा। विश्व भर में अगर हम बात करें तो दरिद्रता को कम करेगा। ये सन 1944 में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये स्थापित हुआ था सन 1944 में 1944 में, लेकिन ये 27 दिसंबर 1945 से क्या हो गया, ये शुरू हो गया। मुख्यालय सर IMF जेनेवा। नहीं, इसका वाशिंगटन डीसी मुख्यालय आता है। हाँ, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय इसका आता है। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, देखिए अभी मैंने आपको पिछली बार बताया है 1944 में जो है विश्व बैंक को लेकर, तो इन्होंने यहाँ पे ब्रेट्स वुड्स सम्मेलन के मुख्य रूप से हैरी जो है वाइट एंड जॉन मेनार्ड के विचारों से ही बेसिकली इसका पुनर्निर्माण जो है किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का, है ना। और ये इसकी स्थापना भी आप यहाँ पे 1944 मान सकते हो, जुलाई वाला, लेकिन शुरू वाला पार्ट आप मानोगे 27 दिसंबर 1945 वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में आपका माना जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए WTO होता है। WTO क्या मुख्यालय क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा सर। जेनेवा सर, जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन है। मैंने आप लोगों को अभी तक जितना भी शुरुआत में W बताता हूँ, लास्ट में O बताता हूँ, उसका मुख्यालय कहाँ लगाते हो आप लोग? जेनेवा। बहुत बढ़िया काम करते हो फिर तो। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो व्यापार के संबंध में नियमों को निर्धारित और प्रतिष्ठित करने के लिए विकसित देशों की पहल पर एक आरंभ किया गया था ये विश्व व्यापार संगठन। आपको मैं बता दूं कि WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड आता है। ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995। हाँ, एक किसी बच्चे 1 जनवरी 1995 को। बहुत सही जवाब दिया आपने। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 1 जनवरी 1995। अच्छा, इसमें 3 भाषा बोली जाती है यहाँ पे। 3 भाषा जानते कौन कौन? तीन भाषा याद रखिए, अंग्रेजी, फ्रांसीस, स्पेन। ठीक है, क्लियर रहेगा प्लीज? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ध्यान रखना है। हाल के दशकों में ना विश्व के सकल CO2 उत्सर्जन के लिए भारत में इसका उत्सर्जन है स्थिर रहा है, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है, अत्यधिक कम है, या कृषि वित्तीय क्षेत्रों को कम हुआ है? बताइए जरा। अच्छा, ये क्या डी वाला सर, डी पड़ा हुआ है। डी हो जाएगा। पढ़ा है सर, बी ऑप्शन। डी? अच्छा डी सर, डी सर बी। अच्छा चलो मैं सर बी। ठीक है, सुन गया, समझ गया। ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाल के दशकों में ना विश्व के सकल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में से भारत इसका उत्सर्जन महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, लेकिन भारत पेरिस संधि के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग पर विशेष बल देना भी प्रारंभ कर दिया है। और बिल्कुल मैं आप लोगों से कहूँगा यहाँ पर जो ऑप्शन जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है ना। बी वाला ऑप्शन को आप सही करिएगा। क्वेश्चन नंबर 148, सवाल क्या कहता है? भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया, परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता, यह किसका सुझाव है? डी सर, भारतीय ज्ञान आयोग। भारतीय ज्ञान आयोग। ओके, अगर आप भारतीय ज्ञान आयोग का सुझाव है
सही मान रहे हैं, क्योंकि भारत औद्योगिक क्रांति में ना चूक गया है, परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता है, क्योंकि ज्ञान के कारण ही भारत विश्व में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है। और सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो माना जाएगा भारतीय ज्ञान आयोग माना जाएगा। क्लियर रहेगा, एक बार बताइए, भारतीय ठीक है। ज्ञान आयोग। हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। भारतीय ज्ञान आयोग की क्या भूमिका है जानते हैं आप लोग? भारतीय ज्ञान आयोग की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या भूमिका है, इसका क्या रोल बनता है? नहीं पता सर। चलो मैं बताता हूँ। भारतीय ज्ञान आयोग ना एक भारतीय थिंक टैंक है, ठीक है ना, जिसे एक संभावित नीतियों पर विचार करने का काम करता है। देखिए ये परीक्षा में आ सकता है भारतीय ज्ञान आयोग, प्लीज ध्यान रखिएगा। थिंक टैंक होने के साथ साथ ये संभावित नीतियों पर विचार करने का काम सौंप दिया गया है। ज्ञान गहन सेवा क्षेत्रों में भारत की तुलनात्मक लाभ को बढ़ा सकती है। इसका गठन आपको पता होना चाहिए 13 जून 2005 को। 2005 को प्रधानमंत्री कौन थे उस समय तत्कालीन वाले, बता सकते हैं आप लोग? 2005 के डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना। तो इस कंडीशन में इनकी भूमिका जो है देखने को मिली थी। विशेष रूप से आयोग को भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आवश्यक शिक्षा अनुसंधान संस्थान सुधार से संबंधित नीति पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देनी थी। इस प्रक्रिया में इसकी भूमिका हुई। जुलाई 2014 में, कब? जुलाई 2014, ध्यान से सुनते जाइएगा भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे के सारे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग निष्क्रिय हो गया, ठीक है, क्या हो गया? वो निष्क्रिय हो गया। बस ये बात ध्यान रखिएगा। भारत के आने वाली सरकार के इसने बंद करवा दिया, जो भारत आने वाली सरकार थी उसने बंद करवा दिया वो चीज़ें, ठीक है। भारतीय महिला आयोग एक है। सर ये 13 जुलाई 2003 क्या लिखा सर? 5/5/2005। हाँ। आपने भारतीय महिला आयोग, देखो राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम सुना होगा, भारतीय महिला आयोग, भारतीय यानी भारत महिला आयोग के परिप्रेक्ष्य में, है ना। अच्छा बताइए जरा, भारतीय 1996 सर। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? प्रियंका कानूनगो सर। नहीं नहीं, रेखा सर, रेखा शर्मा। सर। रेखा। प्रथम कौन है? देखो। प्रथम सर उनका नाम नहीं मिस कर रहा हूँ जयंती सर मैं। पटनायक, जयंती हाँ सर, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक, ठीक है। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बन जाती है। अच्छा आपने ये भी नाम सुना होगा। अच्छा ये कब इसकी स्थापना? 1900, देखो जब भी हम बात करते हैं 90 वाला एक्ट बन जाता है वहाँ पे, है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नाम सुना है आप सभी लोगों ने? मुझे बता। जी सर। भारत सरकार का एक मंत्रालय है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है। इसका नया नाम कोई बता सकता है मुझे इस समय? यस सर। क्या है? क्या मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय सर। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नया नाम परिवर्तन नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा के मसौदे में प्रमुख सिफारिशों में शामिल था। हालांकि 1985 में शिक्षा मंत्रालय, हाँ। जी 1985 बोल रहे थे। हाँ वही 1985, ठीक है। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बेसिकली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सरकार के फैसले पर जब मोहर लगा दी तभी इसका नाम परिवर्तित हुआ। तो नाम परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे की प्रमुख सिफारिशों में से था पिछले। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में इससे सवाल बन भी सकता था, ठीक है। दूसरी बात, साल 1985 में बदला था नाम एक, है ना। पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ना शिक्षा मंत्रालय का नाम जो है, पहले शिक्षा मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था पहले। तो जिसके अगले साल में IEP, जिसे आप एजुकेशन पॉलिसी कहते हो, तो उसको पेश किया। बाद में सन 1992 में संशोधन कर दिया, 1993 में,
है। और इसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव राजीव गांधी कैबिनेट के पहले मानव संसाधन विकास के मंत्री बन गए थे। ठीक है, एनईपी की बात अगर हम लोग करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज को लेकर, तो आपको मालूम होगा कि कस्तूरी रंजन के पैनल के द्वारा ही सुझाव दिया गया था, क्योंकि ये इसरो के पूर्व क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। आना भी चाहिए, है ना। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग शिक्षा आयोग 1986। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने देश में शिक्षा का विकास के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार प्रदान करने के लिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में तैयार किया था। और आप लोगों ने नाम सुना होगा 10+2+3। नई एजुकेशन पॉलिसी में बताइए क्या फार्मूला है? 5+4+4 +3+4। अच्छा जी, और भी कोई बताइए जरा। 5+4+3+3 ओके सर ओके। 5+3+3+2। देखिए कितना आप लोगों का ये जो फार्मूला है आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी आप लोग इतनी गलती कर रहे हैं, कैसे काम चल पाएगा, है ना? क्योंकि उचित नहीं है ये, क्या नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है, गलत चीज़ है, प्लीज़। सर 5+3+3+4। 5+3+3+4 वेरी गुड, ये आपने सही जवाब दिया है। यहाँ आपने ये जो जवाब मुझे जो अभी भी दिया है, ये आपने स्टेटमेंट सही दिया है कि 5+3+3+4 कैरिकुलम पर बेस्ड था, पाठ्यक्रम पर आधारित था। ये चीज़ें बेसिकली मानी जाएगी, है ना। तो 5 साल मतलब उसने हालांकि मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ, आप लोगों को बताया भी हूँ, है ना, इनके बारे में। उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। बच्चा 2 साल का जब होगा तो मतलब जो एकेडमी वाली 3 साल के बाद वाली प्रक्रिया में वो एकेडमिक प्रोसेस में ज्वाइन हो जाएगा, जिसको बोला गया बेसिकली फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में जैसे 3 साल का आंगनबाड़ी हो गया, प्री स्कूल हो गया, बालवाड़ी हो गया, है ना, उसमें आ जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार देख लीजिए। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बोला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली, ठीक है। इसमें मैंने कहा कि भाई 3 साल से बच्चा शुरू कर दिया स्कूल जाना, 3 साल का शुरू किया, जो है आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, प्री स्कूल में, तो उसकी एज क्या रह गई, एज हो गई 3 से 6 वर्ष। इसी का पार्ट एक और आता है, तो वो आता है आपको 2 वर्ष का। वो क्या आता है, 2 वर्ष का आता है, ठीक है। ये 3 बन रहे हैं 2 वर्ष का। तो इसमें जब बात करते हैं तो क्लास बच्चा चला गया इसमें 1 to 2 में चला गया, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 6 से 8 वर्ष हो जाएगी। ये बताओ, ये 2 बातें समझ में आई? इन दोनों को ही मिलाकर बोला गया फंडामेंटल, यानी 5। सर ये फाउंडेशनल स्टेज था। सॉरी फाउंडेशनल, हाँ फाउंडेशनल, फाउंडेशनल, फाउंडेशनल। ये बताओ क्लियर हुआ? 5 साल। जी सर। अब उसके बाद 3 साल ऐड करना है। 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया पहले स्टेज में। उसके बाद 3 साल वाला आता है। 3 ईयर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें क्लास 2 तक वहाँ हो गया था, यहाँ 3 से 5 हो जाएगा। एज कितनी बन जाएगी, 8 से 11 वर्ष बन जाएगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपेटरी स्टेज, है ना, हाँ जी सर, पेटरी स्टेज। स्टेज। उसके बाद आपका आता है एक और 3, 2 बार 3 है, ये 3 आता है ईयर्स का। यहाँ क्लास कहाँ से आ जाएगा, 11 तक तो है ही है इसमें, है ना। तो आप मान के लिए कि 11 से लेकर 14 तक, इसे क्या बोलेंगे, मिडिल स्टेज। हाँ मिडिल स्टेज बोलेंगे। एक और आता है इसमें, और वो है चौथा, 4 ईयर का होता है ये, क्लास 9 to 12, है ना। एज क्या हो जाएगी, 14 से 18 वर्ष, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी, क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्टेज। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक सवाल और 49 नंबर का कर लीजिए, इसको मिला लीजिए। जे दरिदा का नाम, जे दरिदा का नाम लोगो सेंट्रिज्म की अवधारणा दी थी। लोगो सेंट्रिज्म कहाँ है? यहाँ पे ये रहे। एम ऑल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका कॉन्सेप्ट कहाँ आता है? एपिस्टेमे, एपिस्टेमे। एच गॉर्फिकल का नाम आता है तो यहाँ पे इंडेक्स क्लैरिटी, और एल थूसर का नाम आता है तो ओवर डिटर्मिनेशन, है ना, ये आता है। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे? डी। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आज शाम को आप लोगों को यूजीसी नेट की क्लास चलेगी, उसमें भी आज तुम्हें 2-3 चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। और आज आप लोगों को शॉर्ट एक वो भी प्रोवाइड करा देंगे सिलेबस में, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लासेस अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। तो ये आप लोग भी थोड़ा सा आराम करिए और उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है सभी लोग। जी सर।